हाँ, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि जो स्पर गियर जो है वो लो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पावर ट्रांसमिशन इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है, मतलब पावर ट्रांसमिशन इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि दोनों गियर की जो वेलोसिटीज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और उस इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि जो सडन या इंस्टेंटेनियस इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होगा गियर की वजह से, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट स्ट्रेसेस है जो कि गियर की तीर पे लग रही है, इम्पैक्ट स्ट्रेसेस जो है वो भी इंक्रीज़ करने लगेंगे, और जिसकी वजह से हमारे गियर का जो सिस्टम है, गियर ब्रेक डाउन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम जो गियर यूज़ करते हैं, जो स्पर गियर का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही कम जगह पे होता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, और दूसरी चीज़ इसमें ये कि यहाँ पे जो एक्सियल थ्रस्ट है, इस केस में एक्सियल थ्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि देखो गियर कुछ ऐसे होता है, ठीक, और दूसरा गियर ऐसे कुछ होगा। तो इस केस में क्या होता है कि जब कोई भी दो स्पर गियर एक दूसरे से कांटेक्ट बनाते हैं तो उनमें जो फोर्सेस लगता है वो डायरेक्ट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, या कि कह लो कि सिर्फ अगर ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, वर्टिकल यानी कि टुवर्ड्स द सरफेस लगेगा, ठीक है। तो उसकी कोई भी एक्सिस, मतलब सिलेंडर के एक्सिस या शाफ्ट के एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस वजह से हम इसे यहाँ कहते हैं कि इसमें कोई भी एक्सियल थ्रस्ट नहीं लगता इस पर गियर के केस में, ठीक है, इस पर गियर के केस में कोई भी एक्सियल थ्रस्ट नहीं लगता, सॉरी। अब अगला आता है हेलिकल गियर में क्या होता है कि इसमें ये कहते हैं कि जो तीत है हमारा, अभी तक हमने क्या पढ़ा था स्पर गियर में, कि स्पर गियर में एक चीज़ थी कि स्पर गियर में जो तीत है, जो स्पर गियर का जो तीत है वो तुम्हारा एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। बट हेलिकल गियर में क्या होता है कि जो इस हेलिकल गियर में जो तीत होता है वो हमारा जो सिलेंडर, मतलब गियर का जो एक्सिस होता है, गियर का जो एक्सिस यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ से जो एक्सिस आएगा उसके इंक्लाइंड होता है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, ये तुम्हारे गियर की एक्सिस है, इसका कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होता है, ये क्या होता है, एक्सिस के इंक्लाइंड होता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट पेज में हम ये देखेंगे कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो एक्सिस पे इंक्लाइंड होता है, ठीक है, और ये दो तरीके के हो सकते हैं, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। ऑलवेज अपोजिट हैंड, एक चीज़ यहाँ पे देखना, ऑलवेज अपोजिट हैंड गियर मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट। ऑलवेज अपोजिट हैंड गियर मतलब अगर एक तीत पे अगर राइट हैंडेड इंक्लाइंड है तो दूसरा तीत जो इसके साथ मेट करेगा उस पर लेफ्ट हैंडेड इंक्लाइंड होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक तीत है, ठीक है, यहाँ पे राइट हैंडेड कह लो या लेफ्ट हैंडेड कह लो, और ये दूसरी तरफ इंक्लाइंड है, ठीक है, ये इनकी एक्सिस के इंक्लाइंड होते हैं। इनकी जो एडवांटेजेस है इसमें, सबसे पहली चीज़ कि इसमें ग्रेजुअल जो कि स्पर गियर में ग्रेजुअल इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है, ठीक है, ग्रेजुअल इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है। तो उससे क्या होता है कि ग्रेजुअल इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होने की वजह से जो इम्पैक्ट स्ट्रेसेस पड़ते थे वो ख़त्म हो जाते थे, ठीक है। सडन इंस्टेंटेनियस इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट की वजह से जो इम्पैक्ट स्ट्रेसेस पड़ते थे वो ख़त्म हो जाते थे, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ बस, लेकिन एक डिसएडवांटेज इसमें ये भी आ जाती है कि एक्सियल थ्रस्ट, जो गियर्स के बीच में एक्सियल थ्रस्ट जो कि स्पर गियर में नहीं था वो आ जाता है। बट एक्सियल थ्रस्ट को हम किसी न किसी तरीके से हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन सडन इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट को मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वो ज़्यादा हमारे लिए क्या कहते हैं कि वो सडन इंगेजमेंट और इम्पैक्ट स्ट्रेसेस का बढ़ना हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सियल थ्रस्ट को कंट्रोल करना। एक्सियल थ्रस्ट कैसे आता है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो गियर होते हैं, गियर जो जब मेट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं, एक इधर से ऐसे होगा, फिर एक इधर से ऐसे होगा, ठीक है, अपने एक्सिस के इंक्लाइंड होते हैं। तो ये जो फोर्सेस इनके ऊपर लगती हैं ये इंक्लाइंड होती है, अगर ये हम परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा जाए तो ये इंक्लाइंड होती हैं। तो
इसके इससे इसकी वजह से क्या होता है कि एक इस फोर्स का जो नेट, ये तो नेट फोर्स है, लेकिन इसका एक फोर्स का जो कंपोनेंट होता है वो परपेंडिकुलर जाता है, तीत सरफेस के परपेंडिकुलर जाता है, और दूसरा क्या होता है वो सिलेंडर जो हमारा गियर का जो एक्सेस है उसके उसके अलोंग जाता है। ठीक है, इस तीत का जो एक कंपोनेंट है वो उसके अलोंग जाता है। ठीक है, इस वजह से इसमें क्या होता है, एक्सेल थ्रस्ट निकल के आता है। इस वजह से इसमें क्या होता है कि एक्सेल थ्रस्ट निकल के आता है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं इस डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक, तो एक इसका कंपोनेंट तो इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है, ये तुम्हारा एक्सेल थ्रस्ट को प्रोड्यूस करता है, एक्सेल थ्रस्ट को प्रोड्यूस करता है। बट वही कहा गया है कि मतलब तब भी हम इसे 98% मैक्सिमम चांसेस, मतलब मैक्सिमम जगह पे हम हेलिकल गियर को ही यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पर गियर। क्यों? क्योंकि हम सडन इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट को मैनेज नहीं कर सकते या कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी वजह से जो लॉसेस होंगे उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेल थ्रस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से, बेयरिंग लगा के या स्ट्रॉन्ग बेयरिंग वगैरह लगा के। ठीक है, अब दूसरा आता है कि डबल हेलिकल गियर। देखो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे सिंगल हेलिकल गियर था। ठीक है, ये बेसिकली आइडियल केस होता है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत टिपिकल होता है, इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते। इसमें क्या करते हैं कि अभी तक हमारे जो तीत थे एक ही तरफ इंक्लाइंड था, अब हम क्या करेंगे, सेम गियर में दो तरह के इंक्लाइंड तीत बनाएंगे। ठीक है, इसको हम डबल हेलिकल कहते हैं। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन या इसको बनाना बहुत कॉस्टली होता है या बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इस वजह से हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन बाकायदा ये इस तरीके से होता है। बस इसमें ये एक फ़ायदा होता है कि ये क्या करता है कि एक्सेल थ्रस्ट को पूरी तरीके से मिनिमाइज़ कर देता है। एक्सेल थ्रस्ट मिनिमाइजेज, इसमें क्या होता है, एक्सेल थ्रस्ट मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, ये इसका आइडियल केस है, बहुत कम यूज़ होता है। टू लर्नर यहाँ बीच में, दोनों देखो एक ही गियर में दोनों साइड के लेफ्ट हैंडेड हेलिकल और राइट हैंडेड दोनों के दोनों एक ही गियर पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब हैरिंग बोन, इसको हैरिंग बोन गियर भी कहा जाता है। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब एक्सेस, जो गियर के जो एक्सेस है एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन आता है जो बेस्ड है ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ शाफ्ट। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड क्लासिफिकेशन आता है ये कि जब दोनों के दोनों एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब दोनों के दोनों एक्सेस, जो गियर के जो एक्सेस है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में ऐसे गियर्स को हम क्या कहते हैं, बेवल गियर्स कहते हैं। ठीक है, इनमें भी प्योर रोटेशन होता है, लेकिन ये जो जनरेटिंग लाइन जिस पॉइंट के अबाउट वो इनके जो कर्व, मतलब उनके पिच लाइन या जो भी कह लो, उनके बाउंड्रीज जो टच करती है जनरेटिंग लाइन के अलोंग, उनका क्या होता है, ये इस जनरेटिंग लाइन के अलोंग तुम्हारा ये प्योर रोटेशन फॉलो करते हैं। इससे पहले भी प्योर रोटेशन के बारे में पढ़ा था कि इस पर गियर भी प्योर रोटेशन फॉलो करता है, प्योर रोटेशन। ठीक है, तो वही कह रहा है रोटेशन नहीं, रोलिंग, प्योर रोलिंग की बात हो रही है। प्योर रोटेशन नहीं, प्योर रोटेशन दूसरी चीज़ हो गई, प्योर रोलिंग की बात हो रही है। प्योर रोलिंग is possible along the generating line. Pure rolling motion can be transmitted between the two conical surfaces in contact. ऐसे गियर्स को क्या कहते हैं, वेबल गियर्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे हमें इसके बारे में और पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब बेबल गियर जैसे कि स्पर गियर था, स्ट्रेट था, ठीक है, उसी तरह स्ट्रेट था, हेलिकल था, उसी तरह बेबल गियर भी है, वो भी तुम्हारा स्ट्रेट होता है। ठीक है, दूसरा जीरो बेबल गियर और तीसरा हेलिकल बेबल गियर, उसमें भी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड बेबल गियर होते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड मतलब वो अपने एक्सिस के इंक्लाइंड होंगे, राइट हैंडेड टाइप, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। और स्ट्रेट और जीरो बेबल गियर क्या होगा कि जीरो तो बेबल क्या होगा, इनमें जो तीत होगी, जो इनके तीत होंगे वो एक्सिस से 0 डिग्री पे इंक्लाइंड होंगे। ठीक है, और इसमें भी एक चीज़ और, जैसे कि इस पर गियर में दिक्कत थी कि इम्पैक्ट स्ट्रेसेस इनमें भी होंगे, इम्पैक्ट स्ट्रेसेस इनमें भी होंगे। ठीक है, इम्पैक्ट स्ट्रेसेस इनमें भी होंगे। ठीक है, और 0 डिग्री पे ये इंक्लाइन होंगे। ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रेट और
स्ट्रेट और जीरो बेवल गेयर के। हेलिकल गेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं इसमें इम्पैक्ट स्ट्रेसेस नहीं होंगे, इसमें तुम्हारा ग्रेजुअल इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट की आएगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल है ये तुम्हारा बेवल गेयर का मेटर गेयर। मेटर गेयर क्या है? मेटर गेयर कहाँ यूज़ होता है? जब हम आगे अभी गवर्नर पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंजन सिलेंडर में यूज़ होता है गवर्नर। गवर्नर हमारा क्या काम करता है? गवर्नर हमारा फ्लूइड सप्लाई, फ्यूल सप्लाई सिलेंडर के अंदर, मतलब इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल की सप्लाई कैसी होनी चाहिए, लोड एज पर लोड के लोड वेरिएशन पे कैसे सप्लाई होनी चाहिए, उसको मैनेज करता है, ठीक है। ये स्पिंडल एक्सिस है और ये गवर्नर की एक्सिस है, दोनों के दोनों देखो एक्सिस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसका एक एग्जांपल, अभी हम जब गवर्नर पढ़ेंगे तो वो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और इस केस में देखोगे कि ये दोनों गियर, जो भी गियर दोनों मैटिंग कर रहे हैं, इन दोनों की साइज़ सेम है, ठीक है। इन दोनों की साइज़ सेम होने की वजह से क्या होगा कि जब भी जैसे बेवल गेयर्स में जब भी दोनों गेयर्स की जो साइज़ सेम होगी तो हम उसे मेटल्स गेयर कहते हैं। उस केस में क्या होता है कि ω1/ω2 = 1 हो जाता है, ठीक है। मेटर गेयर के केस में ω1 = ω1/ω2 की वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है। कांस्टेंट तो होती है, ये तो हमारा गेयर का सिस्टम ही है कि गेयर अगर हम पढ़ रहे हैं तो गेयर अगर कोई वर्क कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। वो अभी हम आगे जब लॉ ऑफ गियरिंग पढ़ेंगे तो ये क्यों होगा ये हमें समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन जब भी ये 1 हो तो समझ जाना है कि ये मेटर गेयर के केस में है। मेटर गेयर के केस में इससे मतलब सेम गेयर सेम साइज़ के गेयर हैं, इस वजह से इनकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम होगी। लेकिन अगर कहीं भी अगर बेवल गेयर ही, ठीक है, अगर दोनों गेयर अगर डिफरेंट साइज़ के हैं तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी लेकिन इक्वल टू 1 नहीं होगी, कांस्टेंट होगी बट नॉट इक्वल टू 1, ठीक। कांस्टेंट तो होगी लेकिन नॉट इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। और यहाँ पे देख लो लिख रहा है कॉल्ड एज, इस गियर को जहाँ पे दोनों की गियर की साइज सेम होगी, कॉल्ड एज मेटर गियर, यूज टू कनेक्ट गवर्नर विथ इंजन सिलेंडर पिस्टन स्पिंडल, यूज टू कनेक्ट गवर्नर विथ इंजन सिलेंडर स्पिंडल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये भी क्लासिफिकेशन ख़त्म हो जाता है कि जब दोनों साफ जो है एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं। अब तीसरा क्लासिफिकेशन आता है कि जहाँ जो एक्सेस है, जो हमारे एक्सेस हैं जो कि वो तो नाइदर पैरेलल हैं नॉर इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। ऐसे गियर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे गियर्स को हम कहते हैं स्क्यूवेबल और स्पाइरल गियर, ठीक है। ऐसे गियर्स को हम स्क्यूवेबल और स्पाइरल गियर कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे इनमें जो प्योर रोलिंग तो पॉसिबल नहीं होती। जैसे अभी तक हमने जो भी स्पर गियर पढ़ा या हेलिकल गियर पढ़ा, तो स्पर गियर में उनके पिच लाइन के अलॉन्ग जो पिच लाइन अभी आगे बता दूंगा, पिच उनमें भी प्योर रोलिंग होती है। हेलिकल गियर में भी मतलब बेवल गियर में भी जनरेटिंग लाइन के अलॉन्ग प्योर रोलिंग होती है। लेकिन इसमें क्या होता है? रोलिंग प्लस सम स्लाइडिंग, इनमें रोटेशन होता है, ठीक है। रोलिंग इज़ पॉसिबल, रोटेशन प्लस स्लाइडिंग होती है, प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं होती है। मतलब इसमें बॉडी रोल भी करेगी और साथ में थोड़ी बहुत स्लाइड भी करती है, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारा होता है इस तरीके का, ये होता है। अब ये इसका क्या है? ये एक्सिस है गियर की, ये तुम्हारा स्पाइरल एंगल है। इन दोनों के एक्सिस और इस जनरेटिंग लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसी को स्पाइरल एंगल कहते हैं, ठीक है। ये स्क्यू लाइन, इसको स्क्यू लाइन भी कहा जाता है, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये कहता है हाइपरबोलाइड इसको कहा जाता है, ठीक है। यही कर्व है एक तरह से, यही गियर बनाता है, ठीक है। इस तरह के गियर बनते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पाइरल गियर, स्क्यूवेबल गियर। when the space between shaft is very less then some portion of hyperboloid gear is used to form spiral gear। और उस केस में हम इसको क्या कहते हैं? हाइपोइड गियर। मतलब अगर मान लो ये इतना सिर्फ पोर्शन इसका यूज़ होता है इस पूरे गियर का, तो हम इसे हाइपोइड गियर कहेंगे, ठीक है। हाइपोइड गियर, ठीक है, हम इसे हाइपोइड गियर कहेंगे, ठीक। अब इसका एक एग्जांपल है वॉर्म एंड बॉर्नविल ग्रास कटर जो होता है उसमें जो नीचे गेयर लगे होते हैं, जो गेयर सिस्टम लगा होता है, वो वॉर्म और बॉर्नविल का सबसे अच्छा एग्जांपल है,
ठीक है। वहाँ पे वॉर्म नीचे होता है, वॉर्म व्हील तुम्हारा पहिया जिससे कनेक्टेड होता है। उसी तरह गांव में जो घास काटने के लिए जो मशीन होती है, चारा काटने के लिए जो मशीन होती है, उसमें जो गेयर लगे होते हैं वो वॉर्म होते हैं, ठीक है। वॉर्म क्या होता है, वॉर्म क्या आता है, वो ड्राइवर होता है। वॉर्म तुम्हारा ये है, ठीक है, और ये तुम्हारा वॉर्म व्हील है, ठीक है। वॉर्म का जो स्पायरल एंगल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बट डायमीटर उसकी छोटी होती है। उसी तरीके से जो वॉर्म व्हील होता है, वॉर्म व्हील होता है उस पे जो उसका जो स्पायरल एंगल होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन उसकी डायमीटर बहुत ज़्यादा होती है। और ये यूज ही इसलिए होते हैं बिकॉज ये यूज्ड फॉर वेरी हाई स्पीड, ये यूज्ड होते हैं वेरी हाई स्पीड रिडक्शन के लिए। मतलब जहाँ भी अगर कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमारा एक इनपुट या आउटपुट जो है वो बहुत तेज़ स्पीड में मूव कर रहा हो और दूसरा जो आउटपुट या इनपुट है बहुत ही स्लो स्पीड में मूव कर रहा हो, ऐसे सिचुएशन में हम वहाँ यूज़ करते हैं। अब तुम यही देखोगे कि फेमस फॉर वेरी हाई स्पीड रिडक्शन रेशियो, और करंटली क्या मतलब कुछ साल पहले तक ये इसकी मैक्सिमम ये इतनी थी कि 1250 आरपीएम को, वो 1250 आरपीएम इनपुट अगर है तो हम उसको डायरेक्ट हम 1 आरपीएम आउटपुट पे हम ला के रख सकते थे। मतलब जो रिडक्शन होता था, जो वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का जो रिडक्शन होता था वो इस हद तक होता था। ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आती थी, 1250, ठीक है। अगर ओमेगा 1 अगर 1250 आरपीएम पे मूव कर रही है तो ओमेगा 1 अगर 1250 आरपीएम पे मूव कर रही है तो ओमेगा 2 को हम 1 स्पीड तक रिड्यूस कर सकते थे, इस हद तक रिडक्शन हो सकता था, ठीक है। इस वजह से इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे जगह पे हो रहा है। बस ये याद रखना कि जो वॉर्म का होता है, वॉर्म जो होता है वो हाई स्पायरल एंगल पे होता है, हाई स्पायरल एंगल, और तुम्हारा जो वॉर्म व्हील होता है लो स्पायरल एंगल होता है, लेकिन दोनों के जो रेडियस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ शाफ्ट, ठीक है, हमारा क्लासिफिकेशन ख़त्म हो जाता है। अब अगला क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है, कि ऑन द टाइप ऑफ गियरिंग, कि हमारा जो मैटिंग गियर है वो कैसा गियर है, क्या वो बाहर से एक्सटर्नली, मतलब दोनों गियर बाहर से एक्सटर्नली मेट कर रहे हैं जैसे कि इस केस में है, ठीक है, तो हम इनको एक्सटर्नल गियर कहते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि क्या वो इंटरनली मेट कर रहे हैं जैसे कि ये, ठीक है, अंदर गियर है, ठीक है। अब इसका ये देख लेना कि रिप्रेजेंटेशन जब हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो गियर की जहाँ मेटिंग पॉइंट का वो है पॉइंट है, ठीक है, ये तुम्हारे गियर फर्स्ट का एक्सेस है, गियर 2 का एक्सेस है, ठीक है। इस केस में जो एक्सटर्नल गियर है, इसमें जो बिगर गियर होता है उसको हम गियर कहते हैं, और जो स्मॉलर गियर होता है हम उसको पिनियन कहते हैं, ठीक है। उसी तरह जब हम इंटरनल गियर की बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा ये इतना, ये बिगर गियर है, इसके अंदर ये वाला देखो, ये इतना जो है वो तुम्हारा इनर गियर है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पिनियन। जो स्मॉलर गियर होता है अंदर होगा तो पिनियन होगा, क्योंकि स्मॉलर भी है, ठीक है। और बाहर वाले को हम कहते हैं एनुलर, यहाँ पे लिख देता हूँ, एनुलर गियर। जो बिगर गियर होता है उसको हम एनुलर गियर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो बिगर गियर होता है वो एनुलर गियर होता है, ठीक है। तो इस तरह से अभी जब मैं एग्जांपल कराऊंगा, या मतलब आगे अभी समझ में आ जाएगा कि इनर गियर कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, इफ़ किसी शाफ्ट पे, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अभी जितने भी शाफ्ट हमने यूज़ किए, अभी जितने भी शाफ्ट हमने यूज़ किए उसमें क्या था कि एक शाफ्ट पे एक ही गियर था, ठीक है। अभी तक जो भी शाफ्ट हमने यूज़ किया उसमें क्या था कि एक शाफ्ट पे एक गियर था, ठीक है। लेकिन अगर कभी एक शाफ्ट पे एक से ज़्यादा गियर हों तो हम उन्हें कंपाउंड गियर कहते हैं, ठीक है। तो हमें कंपाउंड गियर का सिस्टम कहा जाता है। उससे क्या कहा जाता है, इफ़ मोर देन 1 गियर आर माउंटेड ऑन सेम शाफ्ट देन कॉल्ड कंपाउंडेड गियर्स, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि कभी भी जब भी हम पावर ट्रांसमिशन एक्चुअल प्रैक्टिस में जब हम यूज़ करते हैं तो हम स्मॉलर गियर यानी कि पिनियन को हमेशा एज अ ड्राइवर
एज अ ड्राइवर मतलब इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ ड्राइवर के इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो पावर ट्रांसमिशन दोनों पे सेम होगा, P इज इक्वल टू क्या होता है, T इंटू ओमेगा, ठीक। अब तुम्हें ये पता है, ये तो पावर ट्रांसमिशन चाहे पिनियन पे देख लो चाहे गियर पे देख लो, इसकी वैल्यू हमेशा पावर की सेम होगी। अब पिनियन पे क्या होगा, ये एंगुलर स्पीड इंक्रीज़ कर जाएगी, वेलोसिटी पिनियन की हमेशा ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू गियर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू गियर। तो इससे क्या होगा कि टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी, वो डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें, अब टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी तो हमें जो पिनियन की जो स्ट्रेंथ होगी वो उसके अकॉर्डिंग भी कम रहेगी, ठीक है। तो हमें उससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या उसके जो मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा उसको बनाने के लिए वो भी डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। इस वजह से हम जब भी पावर ट्रांसमिशन की बात करते हैं उसमें जब हम पावर ट्रांसमिशन में जो स्मॉलर गियर्स आर ऑलवेज टेकन एज अ ड्राइवर, ठीक है, फॉर द लेस रिक्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ लेस रिक्वायरमेंट ऑफ गियर टॉर्क, ठीक है, फॉर लेस रिक्वायरमेंट ऑफ लेस टॉर्क हम पिनियन को एज अ ड्राइवर यूज़ करते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो भी क्लासिफिकेशन है, जो गियर का क्लासिफिकेशन है यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। अब अगले टॉपिक से हम ये पढ़ेंगे कि गियर की टर्मिनोलॉजी, गियर के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लास एंड करते हैं, फिर अगले क्लास से हम गियर की टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे।